कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था होमवर्क, तो आपने किया है क्वेश्चन ये? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? 9.37 सेंटीमीटर। 9.37 सेंटीमीटर। यस सर। बिल्कुल सही है। आंसर इज 9.37 सेंटीमीटर। कोई है जिसको नहीं हुआ है? Who is not able to solve this? ऐसा नहीं जिसने ट्राई ना किया हो, ऐसा जिसने ट्राई किया हो और फिर ना हुआ हो। कोई है क्लास में? तो फिर आगे क्वेश्चन रिपीट कराने की जरूरत तो नहीं है करवाने के लिए? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन, डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव 5 फॉर्मूलाज। तो यहाँ लिख रखे हैं 5 फॉर्मूलाज हमने, तो ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 2 फॉर्मूले हैं 3, ये ऑब्जेक्टिव पे बनते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप बन सकता है, स्टार्टिंग के 3 मैक्स ले लो, बाकी भी आपको याद रहने चाहिए एक्सप्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल, एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए। Just a minute. ठीक है, तो जरा एक क्वेश्चन और करें। इस क्वेश्चन तो ऐसे इसमें हो ही गया था। क्वेश्चन है देखो जरा, हो जाएगा। फॉर अ डिस्टर्ब्ड क्ले वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट इज 30%। तो आपको लिक्विड लिमिट दिया है 30%। आपको पूछ रहा है कंप्रेशन इंडेक्स निकाल दो। कंप्रेशन इंडेक्स का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कल, डिस्टर्ब क्ले दिया है, ठीक है। तो डिस्टर्ब क्ले के लिए फॉर्मूला क्या है? 0.0079 ये फॉर्मूला, ठीक है। बस ये फॉर्मूला पुट करना है आपको, सामने आंसर आ जाएगा। यहाँ WL किस में पुट करना है? हमने परसेंटेज में पुट करना है, -70, ठीक है। 0.007 इंटू 21, जो भी आंसर है, ठीक है, वो आपका CC का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। 23 नहीं है, 23 है। चलो 23 कर लो। .161, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला आपने याद रखने हैं इस चैप्टर के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर्मूला यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने ये जो डेल्टा एच के 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, वो डेल्टा एच क्या कैलकुलेट होता है उसमें बताना जरा। प्राइमरी सेटलमेंट, ठीक है, एस प्राइमरी, यही बात की थी, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। नेक्स्ट हम जो डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे दैट इज फॉर सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो हेडिंग आएगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक। डेल्टा एच इज इक्वल टू C alpha H naught upon
1 plus E naught log T2 upon T1. This is the formula for delta H in case of secondary consolidation. यहाँ पे देखो log के साथ क्या लगा है T2 upon T1. तो आपको पता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्ट्रेस में कंसोलिडेशन सेटलमेंट में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहता है, कांस्टेंट बता रखा है आप लोगों को। तो इसमें क्या है, हम लोग T2 और T1 मतलब टाइम डिफरेंस में देख रहे हैं कि एक टाइम डिफरेंस हम ले लेंगे कि उसमें कितना सेटल हुआ, ठीक है। तो वो टाइम डिफरेंस हमने नोट कर लिया T2 upon T1, ठीक है। तो हमारा वॉइड रेशियो बेसिकली कोई सैंपल का डिक्रीज हुआ होगा, वॉल्यूम चेंज कैसे पता चलता है हमें, वॉइड रेशियो से। तो वॉइड रेशियो डिक्रीजेस इन corresponding to time T2 minus T1, ठीक है। और ये जो वॉइड रेशियो डिक्रीज होता है दैट इज डेल्टा ई। ई नॉट आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो इस तरह से। और यहाँ पे जो सी अल्फा उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सी अल्फा का, सी अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन लॉग T2 अपॉन T1, ठीक है। ये सी अल्फा का वैल्यू आप ऊपर वाले फॉर्मूला पुट करेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट डेल्टा एच, ठीक है। सी अल्फा को यहाँ हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंडेक्स। सी अल्फा इज secondary consolidation index, ठीक है। तो आपसे किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरह का एक्सप्रेशन पूछ सकता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंडेक्स का बता दो फॉर्मूला क्या है, इस तरह से, ठीक है। डेल्टा एच आएगा, तो डेल्टा एच का लगभग सेम फॉर्मूला है। तो जहां पे हम सीसी या सीआर पुट करे थे वहां पे सी अल्फा आएगा, और लॉग के साथ हम समझेंगे कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन में सिग्मा बार क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एक्सिस कांस्टेंट रहता है। तो वहां पे क्या है, डिक्रीजिंग वॉइड रेशियो देखना है आपने, वॉइड रेशियो डिक्रीजेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम T2 माइनस T1। कुछ टाइम वॉइड रेशियो डिक्रीज हुआ होगा, दैट इज T2 टाइम बड़ा है तो T2 को ऊपर ले लो, T1 को नीचे ले लो। डन, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, नोट हो गया ये? डन सर। डन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वेट। तो डेल्टा एच किस तरह से कंप्यूट करते हैं फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, आपने दोनों चीजें देख ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है इस चैप्टर के अंदर, एक मिनट स्क्रीन चला गया, यस सर। यस। वेट 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 वेट, ठीक है।
तो ये चीजें आपने देख ली। नेक्स्ट हमारे पास है, यहां से तो हमने पता लगा लिया कि मैग्नीट्यूड कितना होगा कंसोलिडेशन का। नेक्स्ट हमारा काम है कितने टाइम में होगा, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। रेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो क्या लगता है कि कितना टाइम लगता है कंसोलिडेशन होने में? उतना ही टाइम लगेगा जितना जल्दी हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या है, डिसिपेट होगा, ठीक है, वॉइड्स में से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, व्हाट इज द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, एक थ्योरी प्रपोज किया गया, किसके द्वारा? तरजागी ने एक थ्योरी प्रपोज किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि आपका टाइम निकालने में हेल्प करता है, ठीक है, कि कितना मतलब क्या टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा। देखेंगे यहाँ पर rate of settlement is directly related to rate of dissipation of excess pore water pressure, excess pore water pressure, ठीक है। to predict the time rate of consolidation, a mathematical theory was proposed by Terzaghi, for one-dimensional consolidation, Okay. Third point, this theory predicts the excess pore water pressure at any depth, time and any location, ठीक है। किसी भी टाइम पर सॉइल में ये वहां पे बता सकता है कि पोर वाटर प्रेशर कितना बचा होगा, ठीक है। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है तो कंसोलिडेशन के प्रोसेस में क्या वो निकल रहा होगा, ठीक है। किसी भी लोकेशन पर किसी भी टाइम पर तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि वहां पर पोर वाटर प्रेशर क्या है, ठीक है। तो इस थ्योरी के जो है कुछ असम्पशंस है, और असम्पशंस हमने पहले भी काफी बारी डिस्कस किए हैं, चाहे लिखे नहीं है बट हमने काफी बार इसको मतलब ओरली डिस्कस कर लिया है। एक बार देख लेते हैं व्हाट आर द बेसिक असम्पशंस फॉर Terzaghi वन डे कंसोलिडेशन थ्योरी, ठीक है। और असम्पशंस में से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक assumption of Terzaghi one-dimensional consolidation theory, ठीक है। ऊपर वाला नोट हो गया सबका? सर ये क्या लिखा है, वाटर प्रेशर लास्ट थर्ड पॉइंट एट एनी elapsed time and any location, तो यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर assumptions आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। सुन लेना assumptions ध्यान से, और जो इसका एक्सप्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो एक्सप्रेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो पहला assumption जो सॉइल में हर जगह लगता है, वही सारे assumption कॉमन ही होते हैं वैसे। सॉइल इज क्या लिखेंगे, homogeneous. Homogeneous. Second is
soil is fully Saturated. saturated. Soil is fully saturated. Homogeneous and isotropic. ये बुला रहा है चुप्पी नहीं हो रहा सुबह से। काट लो फिर आज घर का तो नहीं है सर पड़ोसियों का कुछ करना पड़ता। उठा लो soil particles and water are क्या बोला था incompressible. फोर्थ, जो भी सॉइल पे कंप्रेशन होना है, ठीक है, कंप्रेशन एंड पोर वाटर एंड फ्लो, पोर वाटर फ्लो आर वन डायमेंशनल, ऐसा माना, ठीक है, आर वन डायमेंशनल, यानी कि दोनों चीजें किस में होंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में. दिस इज फोर्थ assumption. फिफ्थ, ठीक है, there is a unique relationship independent of time between void ratio and effective stress. तो void ratio और effective stress का कल भी हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था कि जैसे जैसे आपका effective stress इंक्रीज होगा वैसे वैसे जैसे जैसे आपका effective stress इंक्रीज होगा वैसे वैसे void ratio क्या होता है, कम होता है. पढ़ा? तो एबी में अगर हम फॉर्मूला के अंदर देखें, एबी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है. और इसमें अगर एबी में माइनस साइन यहाँ मैं पुट कर दूं तो वो गलत नहीं होगा, वो यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि जैसे जैसे इन दोनों का रिलेशन कैसा है, डेल्टा सिग्मा बार का और डेल्टा ई का. तो जिस तरह से अगर आपका डेल्टा ई इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा सिग्मा बार इंक्रीज हो रहा है, आप इंक्रीमेंट कर रहे हो इफेक्टिव स्ट्रेस में, वैसे वैसे क्या है, वॉइड रेशियो में क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है. ठीक है, डन. ठीक है, स्टडी के अंदर क्या किया है कि इसने बोल दिया कि देयर इज अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस. मतलब कि ऐसा हमेशा मानेंगे कि एक रिलेशनशिप जो है वो बना ही रहेगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो वॉइड रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा. पर सेकेंडरी कंसोलिडेशन थोड़ा याद करेंगे तो समझ आता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन में तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था, कांस्टेंट था, पर फिर भी वहां पे वॉइड रेशियो में डिक्रीज होता है, तभी तो सेटलमेंट होगा. अगर सेकेंडरी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, कंसोलिडेशन सेटलमेंट की, तो वहां वॉइड रेशियो तो चेंज हो रहा होगा, डेल्टा ई तो हो रहा होगा, बट डेल्टा सिग्मा बार क्या होगा, कांस्टेंट. मेरी बात समझ आ रही है? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी. इसका मतलब ये है कि तरजागी ने जो कंसोलिडेशन को कंसीडर किया है वो सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन को कंसीडर किया, सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए थ्योरी अप्लाई नहीं होती. ठीक है, दैट इज secondary consolidation is not considered as it takes place at constant stress. तो उस केस में ठीक है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन को क्या किया है, कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्ट्रेस पे चलता है. कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पे लिख लेते हैं, कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस. डन. इसी थ्योरी को कुछ मतलब ये जो हमने assumption माना है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंसीडर नहीं किया,
इसी को दूसरे अगर शब्दों में बात की जाए तो सॉइल के अंदर दो तरह के लैग हम लोग डिफाइन करते हैं। एक होता है हाइड्रोडायनेमिक लैग, हाइड्रोडायनेमिक लैग जो कि पोर वाटर प्रेशर के निकलने के कारण आता है, और दूसरा होता है प्लास्टिक लैग, प्लास्टिक लैग जैसे ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन में होता है। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन बन गया कि 1D कंसोलिडेशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा लैग को माना है, कौन से लैग को नहीं माना, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसीडर्ड एंड प्लास्टिक लैग इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा वहां पर, कौन सा लैग को कंसीडर नहीं किया गया इसमें 1D कंसोलिडेशन थ्योरी में, यू विल राइट डाउन प्लास्टिक लैग। Plastic lag is not considered, hydrodynamic lag is considered. Am I clear? हो वहां पे कनेक्टेड कि नहीं? जी सर। यस सर। ठीक है, समझ आ रहा कैसे बनेगा इसमें से क्वेश्चन? नेक्स्ट चलें आगे। यस जी सर। नेक्स्ट पॉइंट इज 6th point. The differential equation proposed by Terzaghi for 1D consolidation is, तो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको याद करना है हमें। del u upon del t is equal to cv del square u upon del z square. This is the equation. ठीक है, u यहां पर क्या है? u है आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, इसको यूई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूई भी लिख सकते हो। u यहाँ पर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है, पोर वाटर pressure at any time and at any location z। तुम एक इसको बना ही लो आज, मानो मेरी बात। सर माइक ऑफ रखता हूँ ना, चुप रहता है, जो ही ऑन करता हूँ बोल जाता। ठीक है, तो u तो आपका आगे दिख गया, t और z भी समझ आ गया, t टाइम है, z आपका लोकेशन है, cv यहाँ पर क्या है? cv इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कल बताया था हमने कि टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प आता है, मतलब उसको करने में सहायता करता है, हेल्प करता है। तो cv यहाँ पर आगे देखिए इक्वेशन के अंदर तरह आ गई। ठीक है, cv के हमारे पास कुछ और फॉर्मूला भी है, उसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। एंड देयर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, cv जो होता है बेसिकली k1 अपॉन e नॉट av इंटू गामा w होता है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं cv इक्वल टू k av अपॉन 1 प्लस e नॉट क्या होता है, कल पढ़ाया था, mv इंटू गामा w। ठीक है, दोनों रिलेशंस को देख लेंगे। ठीक है, ये आपके सीवी के रिलेशनशिप्स, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है सीवी के रिलेशनशिप। ये आपका परमेबिलिटी है, एमवी आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है, एवी आपका वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर। डन। और कोफिशिएंट ऑफ आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, ये सर का माइक
हेलो, हाँ जी सर कट इंक्रीज करें। ये इस चक्कर से बचने के लिए तो सुबह रखिए क्लास, तो सुबह भी हो रहा है। कोई बात नहीं, कल भी हुआ था शायद एक टाइम, है ना, बीच में। चलो पुरानी वाली ऐप ठीक है सर। नहीं नहीं, ऐप की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नेट की है, वाईफाई की प्रॉब्लम है। ऐप तो भी वही जूम पे ही पढ़ा रहे हैं, तो जूम ही सर फिर से चलेगा। कोकड़स्ती शामस आमस आज मालूम आज ने मालूम किया ये इसको आज ही पूछो है तवे दो जाके भी था चेंज करते हैं। मैं चले जाने मुर्गा दिमाग खराब थी। हाँ जी। अगर अब बंद होगा तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वो जो है दूसरा क्या बोलते हैं उसे, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा, सर गूगल मीट, वो गूगल मीट है। सर चाइनीज ऐप है सर, कितने दम रखेगी। सर जी हेलो, हाँ जी हाँ जी। सर आपका जूम मुर्गा मांग रहा है। क्या मांग रहा है जूम? मुर्गा हेलो, मुर्गा कह अच्छा, रहा वो मैं वो दूसरे पे आता हूँ यार, क्या है उसका, गूगल मीट पे, ठीक है। है तो ओके इसको डिस्कनेक्ट करते हैं।